नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूएमआई स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए जनरल नॉलेज के प्रश्नों के बारे में। मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। दूसरा प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? यानी कि जो गांधी का कैरेक्टर था गांधी फिल्म ने, वो प्ले किसने किया? तो यहाँ पर सही आंसर है बेन किंग्सले। इसे ध्यान रखना, बेन किंग्सले। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। चलिए आगे बात करते हैं। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? जापान पर 2 बार परमाणु हमले हुए हैं। 1945 में गिराया गया था, पहला 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। इसे भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल, ये 2 बांध है और दोनों है सतलज नदी पर। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एक ही बांध है, ऐसा नहीं है। भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग बांध है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर, तो इसे ध्यान रखना, सतलज नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? देखो यार, धनराज पिल्ले ये हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, तो इसे ध्यान रखना, धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? देखो यार, यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य हैं, तो इनको ध्यान रखना। यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? देखो, पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो ये पाकिस्तान में है, तो इसे ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो राजस्थान में है, इंडिया में। और आगे बात करते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता था? देखो यार, चौथ द्वारा कर जो शिवाजी ने उन्होंने स्टार्ट किया, तो मराठों द्वारा लगाया जाता था चौथ नामक कर। इसे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो देखते रहिए। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था, इसे ध्यान रखना है। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। तो वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद उत्तर देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन शुरू किया। आगे प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? देखो यार, फ्लाइंग सिख यानी कि जो सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज उड़ता है, तो ऑफ कोर्स मिल्खा सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। इंडिया में इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, बाघ मिल्खा बाघ, तो उससे आपको पता होगा, तो उससे आप हिंट करके ध्यान रख पाएंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे दोनों में पाया जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। इसे भी ध्यान रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, तो इसे ध्यान रखना, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि जो खट्टे फल है उनमें विटामिन सी हमेशा पाया जाएगा। इसे फैक्ट को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। उदय शंकर किससे संबंधित है? देखो यार, उदय शंकर है वो एक डांसर है, तो नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या चेयरमैन? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो इसे ध्यान रखना। भारत का जो संविधान है वो इन्होंने ही बनाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोत्तम स्थान पर कौन था? देखो यार, सब सर्वोत्तम त्रिस्तरीय में था, वो था जिला परिषद। पहले पंचायत, फिर ग्राम पंचायत और फिर जिला परिषद, तो इसे ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी वो है कवारत्ती, या करवत्ती लिखा है, कवारत्ती बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें।
कवरत्ती। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। वहाँ की मुद्रा तो रुपया ही है, लेकिन देश का नाम आगे ध्यान रखना। जैसे भारत में भारतीय रुपया, नेपाल में नेपाली रुपया, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया और बांग्लादेश में बांग्लादेशी टका। तो ये आगे देश का नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक थी ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी में भी ध्यान रखना, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। मतलब जो सेब था वो ऊपर से नीचे गिरा था, उनके दिमाग में प्रश्न आया था कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरते हैं, तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और गति के 3 नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने, उन्हें भी ध्यान रखना, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, वो भी बता देता हूँ आपको। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम समय संरक्षण का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसे भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम सबसे पहले मिला था हिंदी साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी, इसे भी ध्यान रखना। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 में। चलिए आगे बात करते हैं। और जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है, उन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। चलिए आगे बात करते हैं। उनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? देखो यार, द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के गुरु थे। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है कोच, खेलों के जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। तो इसे ध्यान रखना, श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक। खजुराहो स्थित है। खजुराहो देखो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है वो देहरादून में स्थित है, इसे भी ध्यान रखना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय मानक समय आधारित है। तो यह है 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। जी हाँ, तो इसे ध्यान रखना, 82.5 डिग्री भी बोलते हैं, जो कि मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो इसे ध्यान रखना। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? देखो यार, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है। सबसे पश्चिमी हो जाएगा राजस्थान, सॉरी गुजरात। सबसे उत्तरी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और जो तमिलनाडु है वो सबसे दक्षिणी हो जाएगा। और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा कोल, वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसे भी ध्यान रखना। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? देखो चीन। नाथुला दर्रा को पार करके चीन में तिब्बत का रास्ता है नाथुला दर्रा, तो चीन। ठीक है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देखो यार, सबसे निचली परत है सौरमंडल या एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखना। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो जो विजयंत है वो एक टैंक का नाम है, तो इसे ध्यान रखना। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो यह आया था विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं इसे। तो इसे ध्यान रखना, ज़्यादातर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या नाम मिलेगा, तो इसे ध्यान रखना। विक्रमादित्य भी बोलते थे चंद्रगुप्त द्वितीय को, इसे भी ध्यान रखना। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो ये दोनों बाप बेटे का संबंध है इनों में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखो यार, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है असम में, इसे ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन वो भी पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? देखो यार, जंतर मंतर भारत के बहुत सारे शहरों में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उज्जैन, इंदौर, भोपाल, दिल्ली में भी आपको मिलेगा और जयपुर में भी है, तो इसे ध्यान रखना। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और दार्जिलिंग की जो चाय है वो बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो इसे भी ध्यान रखना। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो ऑफकोर्स आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है तेलुगु, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की भाषा है
तेलुगु। चलिए आगे बात करते हैं। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में होते हैं कुल 11 खिलाड़ी। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11-11 खिलाड़ी आपको मिलेंगे, तो इसे ध्यान रखना। बांग्लादेश की मुद्रा मैंने आपको शायद शुरुआत में बताया था, बांग्लादेशी टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, इसे ध्यान रखना। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे बसी हुई थी, तो इसे ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है, आसानी से ध्यान रख सकते हो। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो वो स्थान था गया, और वहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उसका नाम बोध गया पड़ गया, इसे ध्यान रखना, बोध गया। चलिए आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो यह लिखा था ऑफकोर्स महाकवि कालिदास ने, इसे ध्यान रखना। और महाकवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, कुमार संभवम, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। चलिए आगे बात करते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो सबसे ज़्यादा। देखो यार, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो पानी ज़्यादा ऊपर तक आएगा, तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर तक आएगा, इसलिए सबसे ऊंचा द्वार होगा सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी जब एक तरफ होंगे, इसे ध्यान रखना, फैक्ट है। आगे बात करते हैं। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? देखो यार, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। जो भारतीय प्रायद्वीप है जिसमें तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, तो उसका भाग नहीं है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं। खैबर दर्रा स्थित है, यह पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मिलेगा आपको खैबर दर्रा, इसे भी ध्यान रखना। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? जो यमुना है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती, यह निकलती है हिमालय से, ठीक है। दो प्रकार की नदियां हैं भारत में, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां जो होती है वो साल भर बहती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ से पिघल कर पानी साल भर आता रहता है। वो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो सिर्फ मौसम में, बरसात के मौसम में बहती है, तो इसे ध्यान रखना। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है? वैसे बहुत सारे शहर है गंगा नदी के किनारे, तो इसे ध्यान रखना। कानपुर सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों के लिए समान है, इसे ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानी को आपस में जोड़ता है, सभी राज्यों में से, इसे बोलते हैं NH, और इसे जो कंट्रोल करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन होता है नासिक में, तो नासिक बहुत फेमस है, इसे भी ध्यान रख लेना। जो कोयना बांध है वो स्थित है, जो कोयना बांध आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बात करते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो ऑफकोर्स जो खरीफ फसल है वो नवंबर में काटी, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है, तो इसे ध्यान रखना। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल खंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी में शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, तो ऑफकोर्स जो ग्लेशियर होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर हिमालय में पहाड़ होते हैं उसके ऊपर बर्फ़ जमी होती है, तो वैसे ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हिमानी ग्लेशियर जो विशाल खंड है वो कहाँ रहता है? शीर्ष स्थलों पर। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सी कायांतरित सेल है? जो संगमरमर है वो एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है, सेल का मतलब होता है चट्टान। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो इसे भी ध्यान रखना। सार्क का पूर्ण रूप है, देखो जो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है, और यह इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा, इसे भी ध्यान रखना। और भारत भी सार्क का सदस्य है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत आने वाली सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे पहला यात्री था पुर्तगाली वास्को डी गामा, इसे भी ध्यान रखना। सुएज नहर की खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? देखो यार, सुएज नहर यूरोप को जोड़ती है, तो ऑफकोर्स यूरोप जाने का मार्ग
आसान हो गया। पहले पूरे अफ्रीका को पार करके समुद्री मार्ग से जाना पड़ता था। उसी सुएज नहर के बाद ये काम बिल्कुल आसान हो गया और रास्ता बहुत ही छोटा हो गया।